अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एंड गैलीलियन इन्वेरियंस का। तो जनाब, ये टॉपिक हमें क्या समझाता है? इस टॉपिक में एक बुनियादी चीज आती है कि जो इक्वेशंस हमने पढ़ी, जो हमने इससे पहले मैकेनिक्स ऑफ अ सिंगल पार्टिकल देखा, मैकेनिक्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल देखा, उसमें जो हमने मोशन के लिए इक्वेशंस बनाई हैं, जो क्या वो चीजें इनवेरिएंट है? कब इनवेरिएंट? जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को क्या करते हैं, चेंज। मतलब आपने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में रहते हुए इक्वेशंस बनाई, क्या दूसरे कोऑर्डिनेट से जब उसी चीज को ऑब्जर्व किया जाएगा तो क्या जनाबे वाला इक्वेशन में कोई बदलाव आएगा? तो हम इन बात का जवाब दे देते हैं पहले कि इक्वेशन जो है वो इनवेरिएंट होती हैं, यानी हम कह देते हैं उनमें बदलाव नहीं आएगा। तो जनाब, आपके पास ये चीज हम किस में पढ़ते हैं? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ी जाती है। अच्छा, अब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ने से पहले हम कुछ बुनियादी बुनियादी अजम्पशंस लेते हैं। पहला अजम्पशन क्या लेते हैं कि जो दोनों ऑब्जर्वर हैं, यानी आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस नंबर 1 और फ्रेम ऑफ रेफरेंस नंबर 2, उन दोनों के जो ऑब्जर्वर हैं वो सेम स्केल ऑफ डिस्टेंस यूज करेंगे। यानी आपके पास दोनों एक ही जैसे यूनिट इस्तेमाल करेंगे डिस्टेंस मेजर करने के लिए। ठीक है बात। तो हम कहेंगे ये आपके पास केस है कि अगर कोई मोशन ना हो बिटवीन टू सिस्टम्स के बीच में। क्या मतलब कि आपके पास सिस्टम यानी एक्सलरेट ना कर रहे हो, ये बात आप कह लें इस चीज में। तो आपके पास दूसरा अजम्पशन क्या है कि टाइम आपका अज्यूम करेंगे दोनों सिस्टम्स के लिए सेम, यानी जितने कोऑर्डिनेट जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस नंबर 1 है वहां पे आपने टाइम लगाया ऑब्जर्वर के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए, उतना ही टाइम आप सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी इस्तेमाल करोगे। तीसरी अजम्पशन क्या है कि जो दोनों ऑब्जर्वर हैं वो एग्री करेंगे किस पे? वैल्यू ऑफ मैस पे, यानी दोनों मानेंगे कि मैस की मिकदार क्या है? सेम है। यानी जितना मैस फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होगा उतना ही सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होगा। तो ये बातें हमारे पास बेसिक अजम्पशन है जिसको लेके हम चलते हैं। तो जनाब, आपके पास यहाँ पे आपको दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस दिखाई दे रहे हैं। आपने एक्स वाई जी जिसका ओरिजिन ओ है, दूसरा एक्स प्राइम वाई प्राइम जी प्राइम जिसका ओरिजिन ओ प्राइम है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ओ प्राइम मूव कर रहा है। किस वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। मैं कह देता हूं कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी है। और ये जो मेरा फ्रेम है एक्स वाई जी, तो ये इनर्शियल फ्रेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ओ प्राइम वाला जो ओरिजिन है ये ओ के लिहाज से मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, और जनाबे वाला ये इनर्शियल फ्रेम है तो ये भी इनर्शियल फ्रेम माना जाएगा क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। अच्छा, अब मैं एक चीज ऑब्जर्वेशन में लाता हूं, पी पॉइंट। ये पी पॉइंट को जब मैं इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखूंगा तो मेरे लिए पोजीशन बनेगी आर। जब मैं एक्स प्राइम वाई प्राइम जी प्राइम से देखूंगा तो वो बनेगी आर प्राइम। तो इसका मतलब ये हुआ आप एक ही इवेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं दो डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। तो जनाबे वाला, अगर मैं पूछूं कि ये ओ से ओ प्राइम जो मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो इसने कितना फासला तय किया होगा? तो s इज इक्वल टू वी टी। अब यहाँ पे वेलोसिटी है, जो टाइम लगा होगा, टाइम तो दोनों के लिए हमने सेम मानना है, तो आपने वी टी इज अ डिस्टेंस आ जाएगा। तो एक वेक्टर ये आ गया, एक वेक्टर ये है, ये हेड टू टेल रूल फॉलो कर रहे हैं। रिजल्टेंट इज आर वेक्टर। तो आर प्राइम वेक्टर कैसे निकाला जा सकता है? वी टी को दूसरे एंड पे ले जाएंगे तो इक्वेशन आ जाएगी आर प्राइम वेक्टर इज इक्वलेंट आर वेक्टर माइनस वी टी वेक्टर। अच्छा, अब अगर 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 मैं ये तो मैं तीनों एक्सिस के दरमियान में हूं, अगर मैं एक ही एक्सिस पे चल रहा होता, एक्स एक्सिस के ऊपर चल रहा होता, तब वो जो चेंज आती वो एक्स एक्सिस में आती, वाई कंपोनेंट भी सेम रहता, जी कंपोनेंट भी सेम रहता, वो चेंज हम सिर्फ एक्स के अंदर नोट करते। अब यहां पे मैंने आर का जिक्र किया है तो इसका नाम एक्स वाई जी के दरमियान में है कहीं पे। ठीक होगी बात। और टाइम मैंने बताया था जैसे कि सेकंड नंबर अजम्पशन था कि दोनों जो आपके ऑब्जर्वर हैं वो टाइम को सेम मानेंगे। ठीक है बात। तो ये इस तरीके से जो हम ट्रांसफॉर्मेशन अब पढ़ेंगे, ये ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन।
अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे ये जो अब रिलेशनशिप आपने देखा है, हम इसमें टी प्राइम टी को बराबर ले लेते हैं। हमने पहले ये फॉर ग्रांटेड लिया कि भाई दोनों टाइम आपके क्या है, बराबर है। मगर जैसे न्यूटन ने किया था कि टी प्राइम बराबर है किसके, टी के। मगर हम बाद में देखते हैं कि अब बाद में आने वाली फिजिक्स ने बताया कि टाइम रिलेटिव मोशन में इफेक्ट नहीं होता। क्या मतलब कि टाइम आपके पास एब्सोल्यूट है या यूनिवर्सलिटी कह लें आप इस चीज को। तो आपके पास अब टी यानी दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए आपके पास टाइम सेम रहने वाला है। अच्छा जी, अब जरा इसको इक्वेशंस के पॉइंट से समझते हैं। आप आर प्राइम वेक्टर आर वेक्टर माइनस वी टी वेक्टर आर वेक्टर आप समझ रहे हैं, इस पॉइंट की पोजीशन है ओ के लिहाज से, आर प्राइम किसके लिहाज से, ओ प्राइम के लिहाज से। तो जनाबे वाला, अगर इक्वेशन नंबर 1 को मैं डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या आप आर प्राइम ओवर डी टी कर देंगे, यानी कि आर डॉट यानी वेलोसिटी बन जाएगी, और ये वेलोसिटी इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओ प्राइम के लिहाज से बनेगी। फिर आर वेक्टर की डॉट यानी आपके पास वेलोसिटी आएगी ओ के लिहाज से, माइनस वी आ जाएगा क्योंकि वी टी ओवर डी टी कट जाएगा तो वी वेक्टर बचेगा आपके पास। तो जनाब इक्वेशन नंबर 2 आ गई वेलोसिटीज की हमारे पास, ये पोजीशन के लिए लिहाज से फिक बनी हुई है, उसी से हमने क्या निकाली, वेलोसिटी निकाली। अच्छा, अब आप समझ सकते हैं कि आर डॉट जो आप आर प्राइम डॉट जो है वो किसकी वेलोसिटी है, ओ ऑब्जर्वर की, ओ प्राइम ऑब्जर्वर की। जबकि आर आर वेक्टर डॉट किसकी वेलोसिटी है, वो ओ आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास चूंकि वेलोसिटी कांस्टेंट थी, तो इसका मतलब लॉ ऑफ इनर्शिया वे होगा क्योंकि वेलोसिटी में तो चेंज नहीं आ रहा आपके पास। तो इस लिहाज से हम इसे देख के चलते हैं। अच्छा, अब जरा दोबारा से इक्वेशन नंबर जो 2 है इसको फिर डिफरेंशिएट करते हैं। अब भी जनाब उसको वेलोसिटी के लिहाज से कर देते हैं। तो आप क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे आर डॉट का डबल डॉट आ जाएगा और आर डॉट का फिर आपके पास डबल डॉट आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो ये एक्सेलरेशन है ये चेंज नहीं हो रहा, यानी दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये इनवेरिएंट है। तो अगर एक्सेलरेशन बदल नहीं रहा, मैथ्स पे तो वो पहले ही राजी थे कि मैथ्स दोनों के लिए क्या था, सेम। तो अगर मैं इस एक्सेलरेशन को m से मल्टीप्लाई कर दूं, लेफ्ट साइड को भी राइट साइड को भी, तो क्या पता चलेगा, ये फोर्स बन गई है। तो इसका मतलब कि न्यूटन सेकंड लॉ भी इनवेरिएंट है आपके पास। इसका मतलब किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम से आप स्टडी करें, न्यूटन का सेकंड लॉ में बदलाव नहीं आएगा। ठीक होगी बात। तो इसका मतलब अब एक और पॉइंट समझते हैं कि अगर फोर्स वेलोसिटी डिपेंडेंट होती, तब भी जो पी पॉइंट था आपके पास, ओ जो यहाँ पे आपको दिख रहा है पी पॉइंट, तो इस पी पॉइंट पे जो आपके पास फोर्स है ओ प्राइम में, वो वही आती जो फ्रेम ओ में आ रही है। तो जिससे हम ऐसे लिख सकते हैं कि एफ प्राइम बराबर आ जाएगा एफ के। तो ये जो चीज अब आपने इक्वेशन 5 पढ़ी, दैट इज कॉल्ड गैलीलियन इनवेरियंस, या इसका दूसरा नाम है प्रिंसिपल ऑफ न्यूटनियन रिलेटिविटी के। अच्छा, अब इसमें ये जो आपने देखी इक्वेशन सारी, ये आपने ओवरऑल आंसर देखे। अगर मैं इनके कंपोनेंट देखूं, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जी कंपोनेंट, तो वो कंपोनेंट इनवेरिएंट नहीं होंगे। ठीक है बात। अब आपके पास वो चेंज होंगे, ट्रांसफॉर्म होंगे अकॉर्डिंग टू द स्कीम, और उनको कोवेरिएंट हम बोलेंगे। तो आपके पास लेकिन जो दो ऑब्जर्वर हैं जो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हैं, उनके लिए लॉज ऑफ मैकेनिक्स यानी आपके पास न्यूटन के लॉज क्या रहेंगे, सेम। जैसे यहाँ पे आपके पास सेकंड लॉ क्या रहा, इनवेरिएंट रहा। तो लॉज आपके सेम आएंगे, यानी जो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लॉज को इस्तेमाल करते हुए जवाब आएगा, वही दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इस्तेमाल करते हुए जवाब आएगा। ये जो हम अब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, ये वैसे आपको बता देता हूं, आगे जाके हम इस्तेमाल भी इस बात को करेंगे, ये फेल हो जाती है चंद मखसूस पॉइंट्स पे जाके।
कहां पे फेल हो जाती है? जहां पे हम माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। ये मॉडर्न फिजिक्स का एक तरह से इब्तिदा बनती है। आप जब भी मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तो हमेशा इसी एक्सपेरिमेंट से पढ़ना शुरू करेंगे जो कि फेल हो गया था क्लासिकल यानी न्यूटेनियन रिलेटिविटी की वजह से। फिर आप ये वायलेट करती है पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो आज के लिए बस इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर कल देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।